हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टारगेट ऑनलाइन एग्जाम। आज हम डिस्कस करेंगे सीटेट साइंस पेपर 2। आप सभी लोग वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। पीवाईक्यू है और यहाँ पर जितने भी क्वेश्चंस आप सभी लोग देखेंगे, जितना यहाँ पर सॉल्यूशन आप लोगों को देखने को मिलेगा, एनसीईआरटी बेस्ड मिलेगा। एनसीईआरटी की बुक से डायरेक्ट यहाँ पर हम आप लोगों को आंसर बताएंगे कि किस प्रकार से आप यहाँ पर आंसर टिक कर पाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन फर्स्ट है, एक्स कोई पौधा है जो स्वपोषी के साथ साथ विषमपोषी भी है, क्या एक्स क्या हो सकता है? तो सबसे पहले यहाँ पर एक्स क्या हो सकता है? घटपर्णी, जिसे क्या कहते हैं? पिचर प्लांट कहते हैं या पिचर पादप कहते हैं। अब यहाँ पे चलिए हम चलते हैं एनसीईआरटी बुक की तरफ कि स्वपोषी और विषमपोषी किसे कहते हैं। यहाँ पर आप सभी लोग देख पा रहे हैं, स्वपोषण किसे कहते हैं? पोषण की वह विधि जिसमें जीव अपना भोजन स्वयं संश्लेषित करते हैं, उनको क्या कहते हैं? स्वपोषण कहते हैं। अतः यहाँ पर आप सभी देख पा रहे हैं, ऐसे पादप को क्या कहते हैं? ऐसे पादप को कहते हैं स्वपोषी। विषमपोषी किसे कहते हैं? जंतु एवं अधिकतर अन्य जीव पादपों द्वारा संश्लेषित भोजन ग्रहण करते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? विषमपोषी कहते हैं। तो यहाँ पर आपने देखा है कि जो घटपर्णी पौधा है ये क्या है? स्वपोषी के साथ साथ विषमपोषी भी है। यहाँ पर आप लोग देख पा रहे हैं, ये घटपर्णी पौधा है, ठीक है। ये कुछ इस प्रकार से होता है और जो ये घटपर्णी पौधा है ये एक ढक्कन से ढका हुआ होता है। कुछ इस प्रकार से आप सभी लोग यहाँ पर पिक्चर में देख पा रहे हैं। तो घटपर्णी जो पिचर प्लांट है, घड़े एवं ढक्कन जैसी इसकी संरचना होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपको 3 परख नलियों में गुलाबी रंग का गुड़हल के पुष्प का विलयन दिया गया है। आप पहली परख नली में विलयन ए की 2 बूंद डालते हैं और उसका गहरा गुलाबी रंग हो जाता है। आप दूसरी परख नली में विलयन बी की 2 बूंद डालते हैं पर रंग में किसी तरह का परिवर्तन नहीं होता है। आप तीसरी परख नली में विलयन सी की कुछ बूंदें डालते हैं तो हरा रंग हो जाता है। तो यहाँ पर आपको बताना है क्या होगा। जो विलयन ए बी सी है, इसकी प्रकृति की पहचान करनी है। देखिए यहाँ पर आपका आंसर जो सही होगा वो क्या हो जाएगा? सी, अम्लीय, उदासीन और क्षारीय। एनसीईआरटी सॉल्यूशन के साथ यहाँ पर आप सभी लोग देख पा रहे हैं। देखिए यहाँ पर क्रियाकलाप 4.3 में कहा गया है कि गुड़हल के पुष्प की कुछ पंखुड़ियां एकत्र कीजिए और उन्हें बीकर में रख दीजिए। इसमें थोड़ा सा गर्म जल मिलाइए, मिश्रण को कुछ समय तक रखिए जब तक जल रंगीन ना हो जाए। रंगीन जल को सूचक के रूप में उपयोग कीजिए। इस सूचक की 5-5 बूंदें सारणी डैश विलयन में मिलाइए। अब यहाँ पर आप सभी लोग देख पा रहे हैं कि जो सूचक का अम्लीय, क्षारीय और उदासीन विलयनों पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो गुड़हल के पुष्प का सूचक अम्लीय विलयनों को गहरा गुलाबी मेजेंडा, जो अम्लीय है वो विलयन को क्या कर देगा? गहरा गुलाबी कर देगा और जो क्षारीय है ये विलयन को क्या कर देगा? हरा कर देगा। तो आपने यहाँ पर देखा है कि जो ए पॉइंट है इसमें क्या होगा? इसमें हो जाएगा अम्लीय, जो कि यहाँ पर आप सभी लोग देख पा रहे हैं। यहाँ पर क्या हो जाएगा? अम्लीय हो जाएगा। इसके बाद में यहाँ पर बी पॉइंट में क्या होगा? देखिए यहाँ पर क्या कहा गया है? जो क्षारीय विलयन है इसको हरा कर देगा। तो हरा रंग क्या है? तो हरा रंग यहाँ पर सी पॉइंट है, ठीक है। यहाँ पे ध्यान रखिएगा, हरा हो जाएगा तो यहाँ पर सी पॉइंट हो जाएगा। तो सी में क्या हो जाएगा? क्षारीय हो जाएगा। तो बी में क्या होगा? तो बी में यहाँ पर हो जाएगा उदासीन, ठीक है। बी में यहाँ पर क्या हो जाएगा? उदासीन। यहाँ पर आप सभी लोग हल्दी से संबंधित क्वेश्चन भी देख पाएंगे। सीटेट पेपर 2 में पूछा गया क्वेश्चन है हल्दी की पेस्ट से संबंधित कि हल्दी में क्या विलयन मिलाया जाता है जो उसका रंग बदल जाता है, रंग में परिवर्तन होता है। यहाँ पर आप सभी देख पा रहे हैं अम्ल, सूचक और क्षारक, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा? अम्लीय हो जाएगा, उदासीन हो जाएगा और क्षारीय हो जाएगा। इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 3 है, तो यहाँ पर शोधन संयंत्र में निहित निम्नलिखित प्रक्रमों को सही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो यहाँ पर आपको बताना है इसका क्रम। देखिए यहाँ पे कहा गया है, अब पंख को हटाया गया और करछी से तैरती ग्रीस निकाल दी गई। यहाँ पर पॉइंट 2 में कहा गया है कि बड़ी वस्तुओं को जैसे प्लास्टिक बैग का अपशिष्ट जल को स्तंभ स्क्रीन से गुजार कर निकाल दिया गया।
तो यहाँ पर देखिए जितनी भी बड़ी वस्तुएं होती हैं उन्हें आसानी से निकाला जा सकता है, तो यहाँ पर बी पॉइंट तो पहले हो जाएगा। ठीक है, फर्स्ट नंबर पर बी पॉइंट पहले हो जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पर क्या कहा है, पॉइंट सी में कि मध्य में ढलान लिए एक बड़े टैंक में जल को रखा गया है, जबकि यहाँ पर सबसे पहले आपको जितने अवशिष्ट है या अपशिष्ट पदार्थ है उन्हें निकालना है। यहाँ पर कहा गया है आवक अपशिष्ट जल की गति कम करके रेत, बजरी और कंकड़ को नीचे बैठने दिया जाता है। तो ये प्रोसेस बाद में होगा। पहले क्या होगा कि अपशिष्ट जल एक बजरी और रेत निष्कासन टैंक में प्रवेश करता है। बी के बाद में यहाँ पर ई पॉइंट सही हो जाएगा। अब यहाँ पर क्या होगा, तो यहाँ पर इसके बाद में क्या होगा कि आवक अपशिष्ट जल की जो गति है कम करके रेत, बजरी, कंकड़ को नीचे बैठने दिया जाता है। तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा, पहले बी होगा, इसके बाद में ई हो जाएगा, इसके बाद में यहाँ पर डी पॉइंट हो जाएगा। इसके बाद में यहाँ पर क्या होगा कि मध्य में ढलान लिए एक बड़े टैंक में जल को रखा गया है, तो सी पॉइंट यहाँ पर हो जाएगा। इसके बाद में ए पॉइंट यहाँ पर हो जाएगा, क्योंकि ए पॉइंट में क्या कहा गया है कि अवपंक को हटाया गया है और करछी से तैरती ग्रीस को निकाल दी गई है। तो तैरती ग्रीस को निकाला गया है, ए पॉइंट पर आ जाएगा, जो कि सबसे लास्ट में होगा। यदि आप लोगों को समझ में आया है तो प्लीज आप सभी लोग कमेंट करके जरूर बता दीजिएगा कि आप लोगों को समझ में आ रहा है, और नहीं आ रहा है तो प्लीज आप सभी लोग ये बता दीजिएगा कि कहां पर आप लोगों को चीजें समझ में नहीं आ रही हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 4। एक स्विच वाले एक परिपथ सर्किट के खुले सिरों के तारों को एक के बाद एक निम्नलिखित तारों से जोड़ा जाता है। यहाँ पर आपको बताना है निम्नलिखित में से कौन सा सही है। 5 सेंटीमीटर लंबाई हो और 3 मिलीमीटर मोटाई वाली तार, या 5 सेंटीमीटर लंबाई और 7 मिलीमीटर मोटाई वाली तार। तो यहाँ पर आपका आंसर क्या सही होगा। तो देखिए यहाँ पर देखिए सबसे ज्यादा जो ऊष्मा होगी वो किस में पैदा होगी, तो यहाँ पर पॉइंट बी में पैदा होगी। जो सबसे अधिक ऊष्मा होगी वो किस में होगी, 5 सेंटीमीटर लंबाई और 7 मिलीमीटर मोटाई वाली तार में। तो आपका आंसर यहाँ पर बी सही हो जाएगा। यहाँ पर जैसा कि कहा गया है कि तारों को एक के बाद एक तार को जोड़ा गया है, मतलब तारों को जोड़ा गया है। 2 तार कौन कौन से हैं, एक तार ये है, एक तार ये है। ठीक है, तो यहाँ पर पूछा गया था कि सबसे ज्यादा ऊष्मा किसमें पैदा होगी। तो देखिए जो ऊष्मा होती है वो लंबाई व मोटाई पर निर्भर करती है। तो आपका आंसर यहाँ पर बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन समझ में आया हो तो प्लीज एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 4 में अभी आप सभी ने देखा है कि सही क्या है, तो सही क्या है, बी में ऊष्मा अधिक पैदा होगी। ऊष्मा को जो परिमाण है उस तार के पदार्थ की लंबाई व मोटाई पर निर्भर करती है, तो 5 और 7 पर निर्भर करेगी। ठीक है, तो यहाँ पर आप सभी लोग ध्यान रखिएगा, बी पॉइंट सही होगा। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 5 है, यहाँ पर देख पा रहे हैं कि R1 यहाँ पर है। R1 में कहा गया है कि बिना बुझा चूना जल के साथ प्रतिक्रिया करके बुझा चूना उत्पन्न करता है। तो उत्पन्न करता क्या, सेलेक्ट लाइम। तो यहाँ पर देखिए जो बुझा चूने का सूत्र होता है वो होता है A ब्रैकेट में OH का होल ट्वाइस होता है। ठीक है, यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, संयोजन, संयोजन प्रतिक्रिया हो जाएगी। यहाँ पे ध्यान रखिएगा, संयोजन प्रतिक्रिया हो जाएगी। इसके बाद में यहाँ पर R2 में क्या कहा गया है, बुझा चूना कार्बन डाइऑक्साइड के साथ प्रतिक्रिया करके चूना पत्थर उत्पन्न करता है। ठीक है, तो यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, यहाँ पर भी वही हो जाएगा, संयोजन प्रतिक्रिया। कहा गया है कि जो बुझा चूना है कार्बन डाइऑक्साइड के साथ प्रतिक्रिया करेगा तो क्या प्राप्त होगा, चूना पत्थर प्राप्त होगा, उत्पन्न होता है। तो यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, संयोजन प्रतिक्रिया। ठीक है, संयोजन प्रतिक्रिया अभी आप लोगों को एनसीईआरटी की बुक से आप लोग यहाँ पर देख पाएंगे तो आप लोगों को समझ में भी आ जाएगा। यहाँ पर आप सभी लोग देख पा रहे हैं कि एक बीकर लेना है, इसमें आपको जल मिलाना है और यहाँ पर आपको कैल्शियम ऑक्साइड मिलाना है। इन तीनों
जब इन दोनों का मिश्रण होगा, जल का और कैल्शियम ऑक्साइड का, तो आपको क्या प्राप्त होगा? बुझा हुआ चूना। यहाँ पर आप सभी लोग देख पा रहे हैं कि कैल्शियम ऑक्साइड जल के साथ तीव्रता से अभिक्रिया करके बुझा हुआ चूना क्या कहलाता है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कहलाता है, का निर्माण करके अधिक मात्रा में उत्पन्न होता है। यहाँ पर बुझा चूना का सूत्र देख सकते हैं, CaOH का होल ट्वाइस है। तो यहाँ पर आपका आंसर क्या था कि संयोजन प्रतिक्रिया, मतलब जुड़कर, ठीक है। इसे आप सभी लोग ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 6 में आप सभी लोग देख पा रहे हैं कि नीचे दिए गए कथनों को पढ़िए और सही विकल्प चुनिए। अभी कथन दिया है कि पिचर प्लांट कीटों को फंसा लेता है, तो कीटों को फंसा लेता है बिल्कुल सही है। पिचर प्लांट में अपना भोजन तैयार करने के लिए क्लोरोफिल नहीं होता है, यहाँ पर कहा है क्लोरोफिल नहीं होता है भोजन को तैयार करने के लिए, तो यहाँ पर ये असत्य हो जाएगा, ठीक है। आपका आंसर यहाँ पर कथन जो दिया है ये सही हो जाएगा, कारण यहाँ पर गलत हो जाएगा। पिचर प्लांट किस रंग का होता है? तो हरे रंग का होता है, आप सभी ने देखा है, जिसमें अपना भोजन तैयार करने के लिए क्लोरोफिल होता है। और ये पौधे कहाँ पर पाए जाते हैं? जहाँ पर नाइट्रोजन की मात्रा कम होती है। नाइट्रोजन की मात्रा कम होती है, आपने सीटेट पेपर 1 में पढ़ा होगा, तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा, नाइट्रोजन की मात्रा क्या होती है? कम। वहां पर आप सभी को घटपर्णी पौधा देखने को मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीचे दिया गया कौन सा समुच्चय ऐसे द्रवों का समाविष्ट करता है जो विद्युत के अच्छे चालक हैं? तो यहाँ पर आपका आंसर क्या सही हो जाएगा? विद्युत के अच्छे चालक। विद्युत के अच्छे चालक में हो जाएगा नींबू का रस, यहाँ पर सी पॉइंट में लिख लीजिएगा, नींबू का रस, नींबू का रस। नेक्स्ट हो जाएगा सिरका, नेक्स्ट हो जाएगा सिरका। इसके बाद में यहाँ पर टोटी का जल, जो आप सभी लोग जिसे टैब कहते हैं, टोटी का जल, ठीक है। तो यहाँ पर विद्युत के अच्छे चालक में आप सभी का हो जाएगा नींबू का रस, सिरका, टोटी का जल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक कंटेनर ए में 10 लीटर पानी है जबकि कंटेनर बी में 10 लीटर सरसों का तेल है। दोनों कंटेनरों में पानी शुरू में 40 डिग्री सेल्सियस पर है और दोनों कंटेनरों को अब 70 डिग्री सेल्सियस तक गर्म किया जाता है। तो यहाँ पर आपको बताना है कथन सत्य होगा। तो आप लोगों को पता होगा जो पानी है वो भाप के रूप में जल्दी वाष्पित हो जाता है। तो यहाँ पर आपका आंसर क्या सही होगा? ए में अधिक गर्मी स्थानांतरित होगी, ठीक है। ए आंसर यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। यहाँ पर कंटेनर ए है, यहाँ पे ध्यान रखिएगा, पानी शुरू में क्या होगा? 40 डिग्री सेल्सियस पर है और बाद में क्या होगा? 70 डिग्री सेल्सियस पर होगा। तो द्रव के तापमान में वृद्धि क्या होगी? वाष्पीकरण जो होगा पानी में तेजी से होगा। पानी में जो वाष्पीकरण है वो तेजी से होगा। आप सभी को पता होगा कि जो पानी में वाष्पीकरण होता है यह तेजी से होता है। तो इस प्रकार से कंटेनर ए में अधिक गर्मी स्थानांतरित होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिखा ने एक पत्ती की निचली सतह को सूक्ष्मदर्शी से देखा है और बहुत सारे छोटे छोटे छिद्र का अवलोकन किया है। ये छोटे छोटे छिद्र क्या कहलाते हैं? तो जो छोटे छोटे छिद्र होते हैं उन्हें रंध्र कहते हैं। बी आंसर यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। एनसीईआरटी में आप सभी लोग यहाँ पर देख पा रहे हैं, देखिए यहाँ पर कहा गया है जो पत्तियां होती हैं पादप की खाद्य फैक्ट्रियां होती हैं, अतः सभी कच्चे पदार्थ पत्तियों तक पहुंचने चाहिए। मृदा में उपस्थित जल एवं खनिज जड़ मूल द्वारा अवशोषित किए जाते हैं। जो जल और खनिज है जड़ के द्वारा अवशोषित किए जाते हैं तथा तने के माध्यम से पत्तियों तक पहुंचाए जाते हैं। पत्ती की सतह पर उपस्थित सूक्ष्म रंध्रों द्वारा वायु में उपस्थित कार्बन डाइऑक्साइड प्रवेश करती है। किसके द्वारा प्रवेश करती है? तो सूक्ष्म रंध्रों द्वारा। यहाँ पर देख पा रहे हैं यह रंध्र द्वार कोशिकाओं द्वारा घिरे होते हैं। ऐसे छिद्रों को क्या कहते हैं? रंध्र कहते हैं। जल एवं खनिज वाहिकाओं द्वारा पत्तियों तक पहुंचाए जाते हैं। किसके द्वारा? वाहिकाओं द्वारा पत्तियों तक। ये वाहिकाएं नली के समान होती हैं। यहाँ पे ध्यान रखिएगा, जो वाहिकाएं होती है किसके समान होती हैं? नली के समान होती हैं तथा जड़, तना, शाखाओं एवं पत्तियों तक फैली होती हैं। पोषकों को पत्तियों तक पहुंचाने के लिए एक
ये वाहिकाएं एक सतत मार्ग बनाती हैं, मतलब यहाँ पर लगातार मार्ग बनाती हैं। यहाँ पर आप सभी लोग स्ट्रक्चर में देख पा रहे हैं, यहाँ पर देख पा रहे हैं ये क्या है, क्लोरोफिल है, ठीक है, ये क्या है, क्लोरोफिल है। और ये क्या है, यहाँ पर देख पा रहे हैं ये क्या है, ये यहाँ पर द्वारी कोशिकाएं हैं। और यहाँ पर ये क्या है, रंध्र है, ठीक है, जो यहाँ पर आप लोगों को गैपिंग दिख रहा है ये क्या है, रंध्र है। और यहाँ पर आप सभी लोग देख पा रहे हैं द्वारी कोशिका है, ये क्या है, ये द्वारी कोशिका है। और ये क्या है, ये पत्ती है, ठीक है, ये क्या है, पत्ती है। और यहाँ पर आप सभी लोग देख पा रहे हैं ये क्या है, जो ये भाग है ये इसको क्या कहते हैं, रंध्री द्वार कहते हैं। क्लोरोफिल युक्त कोशिकाएं दर्शाते हुए किसी पत्ती का ये काट चित्र है। तो ये जो है ये पत्ती का एक कटा हुआ भाग है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। ABC रिक्त स्थानों को भरिए। यहाँ पर आपको लवण ये दिए गए हैं, लवण से प्राप्त किया गया है, लवण से कौन से क्षार प्राप्त हुए हैं, कौन से अम्ल प्राप्त हुए हैं। तो मैग्नीशियम नाइट्रेट से क्षार क्या होगा, यहाँ पर क्षार में हो जाएगा MgOH का होल ट्वाइस, MgOH का होल ट्वाइस हो जाएगा। इसके बाद में पोटेशियम सल्फेट से जो क्षार प्राप्त होगा वो क्या हो जाएगा, पोटेशियम नाइट सल्फेट से KOH हो जाएगा। कैल्शियम नाइट्रेट से यहाँ पर अम्ल में क्या प्राप्त होगा, HNO3 प्राप्त होगा। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। यदि आप लोगों को थोड़ा भी समझ में आया हो तो प्लीज आप सभी लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा, और वीडियो को आप लोग लाइक जरूर कर दीजिएगा। आप लोगों के एक लाइक करने से बहुत ज्यादा मोटिवेशन मिलेगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।